यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सिद्धेश भाई, क्वेश्चन 1, लव एंड कुश, नाम सुना बेटा आपने कभी जीवन में? लव एंड कुश प्राइवेट लिमिटेड, ये सेम क्वेश्चन में पढ़ा है बेटा, सेम क्वेश्चन मैंने मेन बुक जीएसटी पार्ट में पढ़ा है आपको बेटा, ये क्लियर? फिर भी पढ़ लो बेटा आप। ऑफ मेघालय, अरे मेघालय तमन्ना में आते हैं क्या? औसम में लास्ट वाला एम मेघालय वाला होता है बेटा, मतलब 20 lakhs। 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है इसको बेटा। लव एंड कुश प्राइवेट लिमिटेड ऑफ मेघालय एंगेज इन सप्लाई ऑफ गिफ्ट आइटम एंड रिपेयर सर्विस। अच्छा, वैसे भी सर्विस दे रहा बेटा, 40 लाख का बेनिफिट तो वैसे भी नहीं मिलेगा बच्चा इसको। प्रोवाइड्स विद द फॉलोइंग डिटेल बेटा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स सर्विस कब? 1 अगस्त बेटा। टर्नओवर एक्सीडेंट ऑन 15 अगस्त, कितना? 10 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा बेटा इस केस में। टर्नओवर एक्सीडेंट ऑन 20 लाख ऑन 5 सितंबर बेटा। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वाज मेड ऑन 28 सितंबर। बताओ 30 दिन के अंदर अप्लाई किया गया इसने बेटा? यस, क्योंकि 5 सितंबर को लाइबल हुआ बेटा, ये 30 दिन में अप्लाई कर दिया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिला बेटा? 6 अक्टूबर को। बट इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा बेटा आपका? 5 सितंबर होगा। और 5 सितंबर अगर आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, क्लियर? तो ऐसे केस में कंपनी आस्क यू टू एडवाइस एज टू हाउ इट शुड रेज द रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस for the supplies made. Is there any specific provision for issuance of revised tax invoice to unregistered customers? Yes सर, याद आया क्या बेटा पॉइंट? आवाज नहीं आ रही? ओए सर, क्या बोला था मैंने आपको बेटा कि अगर कभी भी आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है उसके 1 महीने के अंदर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो फॉर द सप्लाईज मेड बिटवीन 5 सितंबर टू 6 अक्टूबर बेटा। हाँ है ना भाई? तो 6 अक्टूबर के 1 महीने के अंदर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। और सुनो, अगर B2C सप्लाई था, क्या था बेटा? तो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप इश्यू कर सकते हो। पर अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, एक्सीडिंग 2.5 लाख का उसने परचेज किया था बेटा इंटर स्टेट, तो उस बिल को आपको सेपरेटली इश्यू करना पड़ेगा। बाकी सबको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो अगर आपके कस्टमर क्या है बेटा? अनरजिस्टर्ड। याद आया बच्चा आपको पॉइंट? यस। और ये सेम क्वेश्चन मैंने बुक में दे रखा था आपको, ये रिपीट करा बेटा। आइए बच्चों, जेन एंड सन्स कौन बेटा? इज अ ट्रेडर dealing in stationery items. It is registered under GST and has undertaken the following sales during the day. Okay, Raghav traders are registered. एक मिनट पहले पढ़ो। None of the recipient require tax invoice. Raghav trader being a composition dealer बेटा, determine in respect of which of the above supplies Jain and Sons may issue a consolidated tax invoice instead of a tax invoice at the end of the day बेटा। बताइए किन किन के लिए इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, किन किन के लिए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकता है? याद है बेटा? लेस देन 200, वो भी अनरजिस्टर्ड कस्टमर है तो बेटा। अच्छा एक मिनट, कस्टमर रजिस्टर्ड है बेटा, भले उसने कंपोजिशन लिया नहीं लिया हमें फर्क नहीं पड़ता बेटा। सुन, तो पहले देख ले रजिस्टर्ड कौन कौन है बेटा? ये रजिस्टर्ड, बस। तो इसको तो अलग से सेपरेट टैक्स इनवॉइस इश्यू करना ही करना बेटा। ध्रुव एंटरप्राइजेज अनरजिस्टर्ड डीलर बेटा। अच्छा, ये भी सेपरेट होगा बेटा यार, 200 रुपए से कम होना चाहिए बेटा। ये पेंटर है बेटा, गौरव अनरजिस्टर्ड, वी डोंट केयर बेटा। 500 रुपए ना बेटा, अलग से बिल बेटा। 188 ओबरे ऑर्फनेज, यस कंसल्ट बिल इश्यू कर देंगे। आराध्या स्टूडेंट बेटा, इन दोनों का कंसल्ट बिल इश्यू हो सकता है, बाकी सबके लिए सेपरेट टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा बच्चों। बोलो यस सर। अच्छा सुनो, यहाँ पे 200 रुपए लिखा था बेटा, तो भी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं होगा, यहाँ पे सेपरेट इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। क्यों? लेस देन 200 बोला बेटा, 199 होना चाहिए बच्चे। ओके, वेरी गुड बेटा। 3 मिस्टर सॉरी कार्तिक एंड कंपनी, अरे ये मैंने क्रेडिट नोट पढ़ाया था बेटा, उसमें क्वेश्चन दे रखा आपकी बुक में बेटा, मैंने बुक में बेटा मैंने, ठीक है वही क्वेश्चन, एक बार वापस पढ़ लो, कोई बात नहीं बेटा। कार्तिक एंड कंपनी और रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग various tax invoices issued by it during the month of March. Value of supply charged in the invoice was rupees 2,50,000 against the actual taxable value of rupees 230. क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इश्यू करेगा कितने का बेटा? 20,000 का। कौन इश्यू करेगा? कार्तिक एंड कंपनी, हमेशा सप्लायर ही इश्यू करता है बेटा। Tax charge in an invoice was rupees 32,000 against actual tax liability of 68,000 due to wrong HSN code being chosen while issuing the invoice.
एक्चुअली टैक्स था 68,000, इसने कितना लिखा बिल पे 32, क्या करेगा डेबिट नोट इश्यू करेगा 36,000 का बेटा, हाँ है ना भाई, यस। कौन इश्यू करेगा, कार्तिक। वैल्यू चार्ज इन एन इनवॉइस वाज ₹320 is against the actual value of ₹420 due to wrong quantity considered while billing the बेटा। क्लियर, क्या होगा बेटा, ये डेबिट नोट इश्यू करेगा 1 लाख का बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा, क्या डेबिट नोट इश्यू करने का कोई टाइम लिमिट है बेटा, नहीं। क्या क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट है, कितना, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ये सेम क्वेश्चन हमने जीएसटी पार्ट में भी करा था, यहाँ पे भी हो गया, भारत माता की जय। एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन बेटा, है ना। आइए बच्चों, सुल्तान इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिल्ली entered into a contract with Prakash Enterprises Delhi for supply of spare parts of a machine on 7 सितंबर बेटा। ठीक है साहब, मशीन के पार्ट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ 7 सितंबर बेटा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा। द स्पेयर पार्ट्स वर टू बी डिलीवर्ड ऑन 30 सितंबर बच्चा। ठीक है साहब, सुल्तान इंडस्ट्री लिमिटेड रिमूव द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री ऑन 29 सितंबर बेटा। डिटरमाइन द डे बाय विच इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय सुल्तान इंडस्ट्री लिमिटेड अंडर जीएसटी लॉ बेटा, बताओ 29 सितंबर बेटा, क्योंकि whenever transaction, ये लैंग्वेज सुना, whenever transaction involves movement of the goods, तो सर invoice is required to be issued on or before removal of the goods, and in this case the goods were removed on 29th of September, that's why invoice is required to be issued on or before 29th of September। भारत माता की जय। आया मजा, चलिए। 5th, MBM caretakers, a registered person provides services of repair and maintenance of electrical appliances बेटा, सर्विस है बेटा इसकी। On April 1st, it has entered into an annual maintenance contract with Mr. P for its AC and washing machine बेटा। एक मिनट, अगर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, मतलब साल भर चलेगा बेटा, मोर देन 3 मंथ है बेटा, मतलब ये क्या हो गया, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल बेटा। हर क्वार्टर जब शुरू होगा उसकी 1 तारीख को हम रिपेयरिंग करने आएंगे। एंड पेमेंट फॉर द सेम विल आल्सो बी ड्यू ऑन द डेट ऑन विच सर्विस इज रेंडर्ड बेटा। ओके, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स हो गया ना बेटा इसका, हर क्वार्टर की 1 तारीख बेटा। तो इनवॉइस कब इश्यू करना है, हर क्वार्टर की 1 तारीख है, उससे पहले पहले बिल इश्यू करना है बेटा। यहाँ पे 30 दिन का वक्त नहीं मिलता, याद आया बेटा आपको, यस। ड्यूरिंग द ईयर इट प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑन April 1st, July 1st, October 1st and January 1st in accordance with the terms of the contract. When should MBM caretaker issue the invoice for the services rendered? बताओ कब इश्यू करना पड़ेगा, हाँ है ना भाई। रीजन समझ में बेटा, रीजन आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है बेटा, हाँ है ना भाई, यस। सिंस ए कंटिन्यूस सप्लाई, अब मैं रीजन बोल रहा हूँ बेटा आपको अपनी लैंग्वेज बेटा। इन दिस केस, since Messrs MBM caretakers are providing annual maintenance services which will run for the entire year, therefore it is a continuous supply of service, because continuous supply of service means any service which is provided continuously or concurrently or recurrently for a continuous period exceeding 3 months। clear, इसलिए continuous supply of service है। and in case of continuous supply of service, if due date of making payment of tax, payment of consideration is fixed, then invoice is required to be issued on or before due date of making payment of consideration by the recipient, हाँ ना भाई। and in this case the due date of payment of consideration is 1st April, 1st of July, 1st of October and 1st of January respectively. So it is required to issue the invoices on or before 1st April, 1st July, 1st October and 1st of January respectively। भारत माता की जय। कोई खास बात, चलिए लैंग्वेज समझ में बेटा कैसे लिखना है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सांगरी स्वीट्स लिमिटेड दिल्ली एक्सीडेड ₹20 लाख ऑन 12th of August बेटा। ठीक है मालिक। He applied for registration on 3rd September बेटा, within 30 days है क्या बेटा, yes। He was granted registration certificate on 6th September बेटा। You are required to advise Sangri Services Limited as to what is the effective date of registration, मुझे बताना क्या होगा बेटा, 12th August। It has also sought your advice regarding the period of issuance of revised tax invoice। सर तो 6 अक्टूबर नहीं, कब मिला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 6 सितंबर बेटा। तो 6 सितंबर से 1 महीने के अंदर अंदर, क्लियर, दैट इज 6 अक्टूबर या उससे पहले पहले ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। अच्छा, कौन से इनवॉइसेस के लिए, द इनवॉइसेस व्हिच वर इशूड बिटवीन 12th August टू
5 सितंबर के बीच में जो इसने सप्लाई किए होंगे उसका ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। कब तक बेटा? 6 अक्टूबर तक बच्चों। भारत माता की जय। और ये चाहे तो अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड थे बेटा तो उसके लिए कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकता है। कोई खास बात? चलिए, मजा आ रहा नहीं आ रहा क्वेश्चन बेटा? टफ तो नहीं लग रहा बेटा? चलिए ध्यान देना बच्चों, जितने मार्क का डायरेक्ट टैक्स है ना बेटा उतनी ही मार्क का इनडायरेक्ट टैक्स भी बेटा। समझ गए? क्लियर? और हम हर क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर और स्टडी मटेरियल हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं बेटा, और आपसे आसानी से हो रहे हैं। क्लियर? आप समझिए, जो आसान लगता है क्वेश्चन या चैप्टर सर उसको तो अच्छे से करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए बेटा? अच्छे से करना चाहिए। और हर चैप्टर आपको अच्छे से लगा बेटा, हर चैप्टर आपने आसानी से सोल्व किया बच्चों। मेरा रिक्वेस्ट किया बेटा, आप समझ रहे बच्चे? क्लियर? सर अच्छे से अगर आपने आपके इन पे भी रिवाइज कर लिया घर जाके बेटा, क्लियर, कमाल हो जाएगा देखना टैक्सेशन में बेटा आपके लिए। ओके, आइए। श्याम फैब्रिक्स हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर. It has approached you for advice whether it is mandatory for it to issue a tax invoice. भाई इसने कंपोजिशन स्कीम लिया है, क्या इसको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है? इसको क्या इश्यू करना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू द टैक्स इनवॉइस. आइए, रॉयल फैशंस, a registered supplier of designer outfits in Delhi decides to exhibit its product in a fashion show being organized in hotel Park Royal Delhi बेटा on 4th of January बेटा. भाई वो याद है मैं पेंटिंग बनाता हूँ बेटा, पेंटिंग्स, किसी एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग भेज रहा हूँ बेटा, तो क्या मेरे को अभी टैक्स इनवॉइस इशू करना है? क्या क्या इशू करना है? डिलीवरी चालान. याद आया बेटा? अब पढ़ो बेटा इसका. ऑन दी देख बेटा, क्या नाम, वैष्णवी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता अगर दूसरे स्टेट में जाता तो बेटा. ये भी दिल्ली का है, एग्जीबिशन का हो रहा है बेटा दिल्ली, इसलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है बेटा ये. फॉर द ओकेजन इट गेट्स द सर्विसेज बाय वे ऑफ मेकओवर ऑफ इट्स मॉडल्स फ्रॉम ओरा ब्यूटी सर्विसेज लिमिटेड, अशोक विहार, फॉर विच अ कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी हैज बीन चार्ज बेटा. सर इसके प्रोडक्ट जो थे ना बेटा, डिजाइनर आउटफिट बेटा, वो डिजाइनर आउटफिट भी तो अच्छे लोग पहनेंगे तो ही मजा आएगा बेटा जीवन में बेटा. क्लियर? समझे मेरी बात? तो उसके लिए मॉडल्स चाहिए बेटा. वो मॉडल्स को 5 लाख रुपए दिए विद जीएसटी प्लस जीएसटी अलग से बेटा. ओरा ब्यूटी सर्विसेज लिमिटेड इश्यूड अ ड्यूली साइंड टैक्स इनवॉइस ऑन 10th of February बेटा. एक मिनट सर, showing the lump sum amount of ₹590 including CGST and ACST 9% each बेटा for the services provided बेटा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेटा. पहली बात तो वो फैशन शो कहाँ हुआ बेटा? दिल्ली में. कब हुआ बेटा? 4 जनवरी को हुआ बेटा. सर और सर्विसेज के केस में बिल इशू करना पड़ता विद इन 30 डेज बेटा. इन भाई साहब ने कब इशू किया बेटा? 10 फरवरी को बेटा. क्लियर? तो ये ओरा ब्यूटी सर्विसेज वाला जो है ना बेटा, पागल हो गया बेटा मॉडल चक्कर में बेटा. 30 दिन निकल के उसके बाद बिल इशू किया बेटा इसने. क्लियर? एग्जामिन वेदर द टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर देयर अंडर. नो. क्लियर? Invoice is required to be issued within 30 days from the date of providing the services. इसने उसके बाद इनवॉइस इशू किया है. पागल आदमी बेटा ये है ना भाई. इसको बिल कब तक इशू कर देना चाहिए था बेटा? तो 4 जनवरी से 30 दिन निकालो बेटा. एक मिनट, तो 4 जनवरी से 30 दिन बेटा, तो 4 को काउंट नहीं करने का बेटा. जनवरी में होता 31 डेज बेटा. क्लियर? 27 डेज तो हो जाएंगे किसके? जनवरी के, क्योंकि 31 - 4 प्लस 3 दिन मतलब 3 फरवरी. क्या बोला सर? 3rd of February. और उससे पहले इसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, जबकि इसने इशू कब किया बेटा? 10 फरवरी को बेटा. हाँ है ना भाई? चलिए एक मिनट. टैक्स कंसल्टेंट ऑफ रॉयल फैशन ऑब्जेक्टेड ऑन द इनवॉइस रेज्ड सजेस्टिंग दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शुड बी शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस. इन भाई साहब ने क्या किया बेटा? 5,19,90,000 इंक्लूडिंग जीएसटी का बिल इशू किया बेटा. आप मुझे बताओ, क्या टैक्स इनवॉइस में बिल का अमाउंट अलग से लिखना कंपलसरी है कि नहीं? मुझे बताओ. क्लियर? यस. तो इसने ऑब्जेक्शन जो रेज किया है वो सही रेज किया कि नहीं किया बेटा? यस, सही रेज किया है, वरना रेसिपेंट को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा बेटा इसका. क्लियर? और हाँ, ऐसे केस में जो ये फैशन शो वाला है बेटा, इसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 30 डेज. क्लियर? लेट इशू किया ठीक है बेटा, पर इंक्लूजिंग टैक्स का बिल इशू नहीं कर सकता. इसको टैक्स अमाउंट अलग से इंडिकेट करना ही पड़ेगा. हाँ है ना भाई? इसलिए जो इसने इनवॉइस इशू किया वो वैलिड नहीं है. आइए बच्चों,
किड्जी टॉयज लिमिटेड, बच्चे देखे बेटा आपने कभी? उनके लिए बच्चे आते, उनके लिए टॉयज आते बेटा। किड्जी टॉयज लिमिटेड, अ होलसेलर ऑफ टॉयज registered in Chandigarh, is renowned in the local market for the variety of toys and the reasonable prices. Variety of toys के लिए और उसकी reasonable price के लिए famous है बेटा ये। Kidsy Toys Limited makes supply of 100 pieces of babies learning laptops and chat learning phones to Nancy General Store on 25 September by issue of a tax invoice amounting to rupees 1 lakh बेटा। However, the said toys were returned by the Nancy General Store on 30 September बच्चा। 25 सितंबर को इसने बेचा और 30 सितंबर को इसने रिटर्न कर दिया। डिस्कस विच डॉक्यूमेंट किड्जी टॉयज लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इशू बेटा। भाई किड्जी टॉय लिमिटेड सप्लायर है बेटा, जब माल बेचा था उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया, जब माल रिटर्न आएगा तो किड्जी क्या करेगा बेटा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्या इशू करेगा बेटा? क्रेडिट नोट। तो जितने अमाउंट का इसने माल रिटर्न किया उसका वो क्रेडिट नोट इशू करेगा बेटा। कोई खास बात? चलिए, राणा सांगा लिमिटेड, registered supplier has made the following taxable supplies to its customer Babar. वाह वाह, हिस्ट्री याद आ गई बेटा अभी अपने को। इन दी क्वार्टर एंडिंग 30th जून। भाई एक मिनट पहले लास्ट में देखो करना क्या जीवन में आखिर। गुड्स इन रेस्पेक्ट टू बिल नंबर 102, ये 102, 230, 230 and 254, 254 have been returned by Babar. You are required to advise Rana Sangha Limited whether it can issue a consolidated credit note against all of the 3 invoices or not बेटा। अच्छा देखते बेटा हम लोग। सर 5 सितंबर को, सॉरी 5 अप्रैल को इसने 122 नंबर का बिल नोटबुक भेजा बेटा, क्लियर। फिर ये चार्ट पेपर भेजे बेटा, फिर क्रेयन भेजे इसने बेटा, फिर पोस्टर भेजे इसने बेटा 2 जून को बेटा। अरे हाँ है ना भाई, और 22 जून को ये बेटा। आप मुझे बताओ सर मल्टीपल इन्वॉइसेस के लिए सिंगल क्रेडिट नोट इशू हो सकता है नहीं हो सकता बच्चों? अरे भाई पूरे साल में जितना भी सप्लाई किया एक साथ मैंने डिस्काउंट दिया मान ले, तो 1 or more क्रेडिट नोट कैन बी इशूड फॉर 1 or more टैक्स इनवॉइसेस बच्चों। तो यस आई कैन इशू अ कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय हिम बेटा, इन रेस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेस बच्चों। कोई खास बात है क्या बेटा? क्लियर। तो सर हमने पढ़ा था ना बेटा, अरे भाई याद है डिस्काउंट ईयर एंड पे डिस्काउंट देते बेटा, तो पूरे साल में जितना भी सप्लाई किया उसका साथ में एक साथ डिस्काउंट देते, तो मल्टीपल इनवॉइसेस का क्रेडिट नोट सिंगल इश्यू होता है ना बेटा। सेम वे यहाँ पे भी ये तीनों के लिए मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस के लिए सिंगल क्रेडिट नोट कैन बी इश्यूड बेटा, यस या नो? आइए बच्चों, चिदानंद प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर बेटा। ही विशेस टू नो वेदर द इश्यू ऑफ अ बिल ऑफ सप्लाई कैन बी डिस्पेंस्ड विद अंडर एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस बेटा। सर ध्यान देना बेटा, ये पूछता है क्या ये कंपोजिशन स्कीम में बेटा बिल ऑफ सप्लाई इसको इश्यू करना पड़ता है क्या? ऐसा कोई केस है जिसमें बिल ऑफ सप्लाई इश्यू नहीं करना पड़े इसको? तो यस, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 बेटा, और कस्टमर क्या है अनरजिस्टर्ड, और कस्टमर डू नॉट डिमांड द इनवॉइसेस, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर सप्लाई का ये अलग से बिल ऑफ सप्लाई इश्यू नहीं करे, और कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई बिफोर द एंड ऑफ द डे अगर इश्यू कर देगा तो भी काम चल जाएगा। याद आया बेटा आपको? यस। यदि टैक्स इनवॉइस के जो प्रोविजन होते हैं सेम यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई में भी अप्लाई होता है बेटा। आइए डिटरमाइन, अच्छा सुनो, इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा दिख रहा है जो आपने नहीं पढ़ा हो बेटा? समझे मैं आपको क्या कर रहा हूँ बेटा? दीज आर ऑल सिंपल क्वेश्चंस जिसको पढ़ के आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में बेटा। पर मैं अगेन कह रहा हूँ, क्लियर सर, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े तो सर आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके आंसर आएंगे बेटा। ओके चलिए, डिटरमाइन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सच का सामना, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इश्यू सेपरेट इनवॉइसेस फॉर टैक्सेबल एंड exempted goods when supplying both taxable as well as exempted goods to unregistered person बेटा। सर ये बोल रहा है shall। सरकार आप मुझे बताओ, अगर मेरे कस्टमर अनरजिस्टर्ड है क्या है बेटा, और मैं उस कस्टमर को टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम गुड सप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो मैं चाहूं तो, याद है बेटा चॉइस, मैं चाहूं तो कंसोलिडेटेड एक सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी बना सकता हूं बेटा। हाँ है ना भाई? इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन इश्यू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द सप्लाई मेड ड्यूरिंग दैट मंथ बेटा। यस बिल्कुल सही है जवाब बेटा इसका। हाँ है ना भाई? यस। 13th बोलो, इतने इजी क्वेश्चन बेटा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है सर 3 मार्क का बेटा, और एक बार एमटीपी में आया 4 मार्क, ठीक है सर।
समझे आप मेरी बात बच्चा? सर इसलिए कह रहा हूं अगर आपने प्रोविजन अच्छे से पढ़े तो आंसर आना ही आना है। 13, examine the following independent cases of supply of goods and services and determine the time of issue of invoice. इनवॉइस कब इशू करना है बेटा इसको? इन ईच ऑफ द केसेस एज पर प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट। शक्ति एंटरप्राइजेज कोलकाता entered into a contract with सूरज एंटरप्राइजेज सूरत। कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया बेटा इन्होंने फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 30th September बेटा। द गुड्स वर रिमूव फ्रॉम फैक्ट्री ऑन 11th October। एज पर द एग्रीमेंट द गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड बाय 31st October। पर सूरज एंटरप्राइज ने रिसीव किया गुड्स कब? 14th October। मेरे को कोई मतलब नहीं बेटा फालतू बात से। कब? 11th October को रिमूव किया ना बेटा इसने गुड्स, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। जहां पे भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए 11th October इज द ड्यू डेट जब इसको इनवॉइस इशू करना था बेटा। आइए, ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मतलब सर्विसेज बेटा हैज प्रोवाइडेड इट्स सर्विसेज फॉर एन इवेंट एट कपूर फिल्म इंडस्ट्रीज एजेंसीज मुंबई ऑन 5th June बेटा। पेमेंट फॉर द इवेंट वाज मेड ऑन 19th June बेटा। इनवॉइस कब इशू करना चाहिए बेटा? जब सर्विसेज कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर बेटा। हाँ है ना भाई? तो सर 30 दिन काउंट करो बेटा। 5 जून से 30 दिन बेटा। जून महीने में 30 दिन होते बेटा, 5 लेस कर दो बेटा, 25 दिन तो हो गए जून के बेटा, और 5 दिन जुलाई के बेटा। तो 5th जुलाई उससे पहले पहले इसको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। डन? चलिए, एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन बेटा, 2 मार्क दोनों के बेटा। क्लियर सर? 14, उदय सिंह अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैज रिसीव्ड एडवांस पेमेंट विथ रेस्पेक्ट टू services to be supplied to Surajmal. His accountant asked him to issue receipt voucher with respect to such services to be supplied. However, he is apprehensive as to what would happen in case a receipt voucher is issued but subsequently no services are supplied. You are required to advise बेटा। आप मुझे बताओ ये क्या सोच रहा है? अगर अभी मैं रिसीट वाउचर इश्यू कर दूंगा तो, और बाद में सर्विसेज नहीं दी तो क्या होगा? जितना रिफंड देगा उसका रिफंड वाउचर इश्यू कर देना बेटा। याद है पॉइंट? यस। तो जब भी एडवांस रिसीव होता है इन रेस्पेक्ट सर्विसेज, सर उदय सिंह भाई को क्या करना पड़ेगा? रिसीट वाउचर इश्यू करना पड़ेगा। बट इन केस अगर कभी बाद में रिफंड देने की बात आएगी तो सर ऐसे केस में उस रिसीट वाउचर का रेफरेंस देते हुए रिफंड वाउचर इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर? और हाँ सुनो, अगर रिसीट वाउचर इश्यू किया, सर्विसेज बेटा एडवांस पे टैक्स गवर्नमेंट को पे किया होगा, रिफंड वाउचर के थ्रू जितना अमाउंट रिफंड करता ना बेटा ये, उतना अमाउंट का टैक्स का भी रिफंड मिल जाता है इसको गवर्नमेंट से बेटा। हाँ है ना भाई? क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स तो नहीं पे करना था ना उसको यार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, एडवांस का अमाउंट इसने वापस से कस्टमर को रिफंड कर दिया, तो टैक्स का अमाउंट भी गवर्नमेंट से इसको रिफंड मिल जाता है। क्लियर? ठीक सर, कोई खास बात? चलिए 15, भोजराज खाना खाया बेटा आपने? A registered person has availed GTA service on which he is liable to pay tax under reverse charge. He wishes to know whether he is required to issue an invoice. Please advise regarding discussing the relevant provision under the GST बेटा। भाई याद है, अगर कोई सर्विस आपने ऐसी ली जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो ऐसे केस में अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट को खुद पे टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। यस या नो? क्लियर? डन। फर्दर, अच्छा इसने केवल इनवॉइस के लिए पूछा इसलिए मैंने इनवॉइस की बात करी बेटा। मैं चाहूं तो फर्दर एक लाइन और बोल सकता हूं बेटा। फर्दर जब ये रेसिपिएंट सप्लायर को पे करेगा तब तक उसको पेमेंट वाउचर भी इश्यू करना पड़ता है। याद है रिवर्स चार्ज के केस में बेटा? क्लियर? कि सप्लायर को जब मैं पेमेंट करूंगा तब पेमेंट वाउचर भी इश्यू करता हूं बेटा मैं। पर इसने केवल इनवॉइस के लिए पूछा इसलिए इनवॉइस के बारे में बात करी बेटा इसने केवल। आइए बच्चों, सर क्वेश्चन नंबर 16, ड्रीम वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड is registered under GST in the state of Haryana beta. During the financial year 22-23, its annual turnover was rupees 12 crores. In the month of April 23, it supplied goods worth rupees 12 crore to Nightmare Limited, a registered taxable person beta. You are required to ascertain whether the issue of e-invoice is mandatory in respect to this transaction बच्चों। आप मुझे बताओ सर e-invoice अगर आपका aggregate turnover in any of the preceding financial year from 2017-18 onwards is more than 5 CR, तो करंट फाइनेंशियल में ई इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। सर सिंस इसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में कितना था बेटा? 12 करोड़, तो इसको करंट ईयर में ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बेटा। है ना? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ नाइटमेयर लिमिटेड इज अ एसईजेड यूनिट? एक मिनट, नाइटमेयर कौन है बेटा? ये कस्टमर है इसका। नाइटमेयर कौन है बेटा?
बेटा कस्टमर एसजेड यूनिट हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या बेटा? वो तो सप्लायर अगर एसजेड यूनिट होता है बेटा तो उसको ए इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती बेटा। क्लियर? यहाँ पे तो ए इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। हियर एसजेड यूनिट इज अ रिसीवर ऑफ सप्लाई, दस इश्यूएंस ऑफ ए इनवॉइस इज मैंडेटरी इन द गिवन केस बेटा। हाँ है ना? देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करता है बेटा, आपको टेस्ट कर लेता है कि आपने ढंग से पढ़ाई करी कि नहीं करी बेटा। क्लियर? ये एग्जाम का क्वेश्चन बेटा, नवंबर 23 4 मार्क का क्वेश्चन बेटा। टफ है क्या बच्चा, मुझे बताओ सर। आइए बच्चा, इडन लिमिटेड registered under GST in dealing in educational toys has an aggregate turnover of rupees 18 crore in the previous financial year beta. The tax consultant of Eden Limited advised it to issue e-invoices mandatorily in the current financial year. बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। However, Eden Limited is of the view that since its aggregate turnover is less than the threshold limit, पागल आदमी, applicable for e-invoicing बेटा। क्या इसका turnover less than threshold limit है बेटा? Threshold limit अभी कितना है बेटा? 5 CR. So it is not required to issue the e-invoices ऐसा ये बोलता है बेटा। You are required to comment upon the validity of the advice given by tax consultant. Tax consultant जो advice दे रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि the aggregate turnover limit is 5 crore जो ये एक्सीड कर चुका है इन द प्रीसीडिंग ईयर, इसलिए करंट ईयर में ई-इनवॉइस इश्यू करना कंपलसरी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक मिनट, मिनिस्ट्री बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एग्रीगेट टर्नओवर कितना बेटा? 52 करोड़। आई डोंट केयर, इनको इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती। याद है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। हाँ है ना भाई? यस, कोई इनवॉइस इनको इश्यू नहीं करना है। देखो ये 5 लोग जो एग्जाम है उनको ले लिखे, 6 लोग जो एग्जाम है बेटा उनके लिए लास्ट में क्या था? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। क्लियर? इसलिए इसको इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, कभी इस तरह की जब क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो कई बार क्या ऐसा हो सकता है कि आपको 6 नाम उस टाइम याद नहीं आ रहा है बेटा। क्लियर? अगर कभी ऐसा कभी केस हो जाए कि आपको आंसर तो आता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनवॉइस इश्यू नहीं करा, पर बाकी 6 नाम याद नहीं आ रहे बेटा आपको, कभी ऐसा हो जाए तो क्या लिखना है? सिंस गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्टेन पर्संस हु हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम issuance of e-invoice and one of the person out of those is government department, and government department has been exempted from the issuance of e-invoice. Therefore in the current case government department is not required, government department मतलब Ministry of Communication and Information Technology, government department is not required to issue e-invoice although its aggregate turnover is more than the threshold limit for e-invoice बच्चा। हाँ है ना भाई? पर कोशिश करना, मतलब याद तो होना ही चाहिए ना बेटा यार आपको। अरे क्लियर? ठीक सर। आइए बच्चों, briefly discuss the following with reference to GST law बेटा। revised tax invoice और bill of supply बेटा। revised tax invoice याद आया बच्चा आपको? उसके बारे में लिखना है कि अगर आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ और है और डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ और है, इन दोनों के बीच में जो सप्लाई किया उनका रेफरेंस देते हुए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बिल ऑफ सप्लाई। अगर आपने कोई एग्जाम गुड्स और सर्विस सप्लाई करी है, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, तो यू विल हैव टू इशू अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज नेम्ड एज बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ अ टैक्स इनवॉइस बेटा। क्लियर? सीताराम टेक्सटाइल्स, अब नाम ले लिया, पहले बोलते ना बेटा मेरे को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। सीताराम टेक्सटाइल्स हैज टू सेंड क्लॉथ फॉर डाइंग टू इट्स जॉब वर्कर बेटा। एक मिनट, ए भाई, जॉब वर्कर क्या गुड्स भेज रहा है? क्या सप्लाई है? क्या प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर गुड्स आ रहा है? क्या सप्लाई है? क्या नहीं, सप्लाई नहीं, मतलब मूवमेंट तो हो रहा है बेटा। ये तो क्या टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है? क्या इश्यू करना है? डिलीवरी चालान। It wishes to know whether it needs to issue a tax invoice at the time of sending the goods to job worker. Answer is no. Please advise him with reference to provisions of CGST Act. Sir, in this case, since he is just sending the goods to a job worker, he is not supplying any goods to anybody beta. Therefore, he is not required to issue any tax invoice. But since there is a removal of the goods from his place of business, therefore he is required to issue a delivery challan along with these गुड्स। और डिलीवरी चालान के कंटेंट क्या होंगे बेटा? वो सारे कंटेंट जो हमने पढ़े थे बेटा टैक्स इनवॉइस के जो होते बेटा। हाँ है ना भाई? फिर याद है 3 को भी डिलीवरी चालान होता है बेटा, ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्ट और ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनी बेटा। अरे क्लियर? चिदानंद प्रोडक्ट बेटा, इसको लिखो रिपीट एंड होमवर्क। ठीक है, ये रिपीट हुआ बेटा, इसको लिखिए होमवर्क बेटा। आप लोग लिखा बेटा आपने? ठीक, 21 को भी लिखो बेटा होमवर्क। अरे डायरेक्ट आंसर बेटा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब कब इशू करना पड़ता है बेटा आपको। क्लियर?
सर 22 को लिखिए होमवर्क। अरे याद है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस, अरे कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस याद है क्या बेटा आपको? क्लियर? जब जब वो इवेंट आएगा, जब रेसिपिएंट पे लाइव आएगी पेमेंट करने की बेटा, तब तक उसको सर टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सप्लायर को बेटा। हाँ है ना भाई? उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, हमने अभी कंटिन्यू सप्लाई सर्विस का पॉइंट पढ़ा भी था ऊपर बेटा, ठीक है? पर मेरे को ये आंसर राइटिंग में चाहिए बेटा आपसे, ओके? चलिए एक मिनट, ये भी कंटिन्यू सप्लाई सर्विस का क्वेश्चन है बेटा, इसको भी लिखे होमवर्क बेटा। मैं चाहता हूं क्या, एटलीस्ट देखो मैंने आज तक कभी होमवर्क दी नहीं बेटा आपको यार। क्लियर? मेरी रिक्वेस्ट क्या बच्चों, 4-5 क्वेश्चन आप हर चैप्टर के लिख के आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ेगा बेटा। क्लियर? आंसर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आंसर लिखते हैं, फिर उस आंसर को आपको चेक करना है बुक से बेटा, ठीक है? अगर कहीं गलत जा रहे हो बेटा तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहां गलत कर रहे हो बेटा आप लोग, ओके? सर चल बाकी क्वेश्चन हम कल करें बेटा, ठीक है? कल कर लेंगे, कोई बात नहीं सर। चलिए बच्चों, ओके डन, भारत माता की जय। पर यहां तक आपके एंड पे होना चाहिए बेटा, ओके मालिक? डन, थैंक यू सो मच। पर हाँ बच्चों इधर ध्यान, आई अंडरस्टैंड कि सिंस आपने टॉपिक सारे पढ़े हुए, क्वेश्चन जब करते हो तो बहुत एक सा इजी क्वेश्चन है बेटा सारी, ये अपने को इजी लग रहा है बेटा क्योंकि आपको प्रोविजन आते हैं। क्लियर सर? और सुनो, अगर एग्जाम में भी बहुत इजी सबको लगते हैं तो सबके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बेटा। आपको इजी लग रहा है क्योंकि हमने हर लाइन अच्छे से पढ़ी हुई बेटा। पर रिक्वेस्ट क्या है सर, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको इग्नोर करें, अच्छे से पढ़ना। 50 मार्क का जीएसटी बेटा, सर अंतिम चरण में पहुंच चुका जीएसटी बेटा आपने। क्लियर? मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त शानदार।